बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिट नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं और इस यूनिट में हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है अवेपोरेशन का। इससे जो प्रीवियस टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया बेटा उसमें हमने बात की थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पे रिक्वायर्ड होती है विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए यूज़ होती है जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे रिक्वायर्ड होती है विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड दी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और बाकायदा हमने एक्सपेरिमेंटली उसके लिए कुछ डेरिवेशन करके रिजल्ट्स भी फाइनल जो है वो फाइंड आउट किए थे। एक्सपेरिमेंटली कितनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस निकलती है और कितनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर निकलती है। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है ना बेटा वो है अवेपोरेशन। सबसे पहले तो ये देखिए कि अवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन में क्या फ़र्क होता है। ये दो टर्म्स हैं, इसमें आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन? अच्छा, अवेपोरेशन क्या है बेटा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो अपनी गैसियस स्टेट में चेंज होता है, लेकिन हम इसको हीट एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करते। जस्ट रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सन से लाइट एंड हीट आप तक पहुंचती है, इसी की मौजूदगी में जो लिक्विड है वो वेपराइज होता है, यानी गैसियस स्टेट में चेंज होता है विदाउट हीटिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द अवेपोरेशन। एंड व्हाट इज द वेपराइजेशन? इट इज द चेंजिंग ऑफ द लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट बाय प्रोवाइडिंग हीट। हम इसको एक्सटर्नली किसी न किसी सोर्स से हीट प्रोवाइड करेंगे, किसी बर्नर से या किसी और सोर्स से हीट प्रोवाइड की जाएगी, तो फिर लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होना बाय हीटिंग इज कॉल्ड दी वेपराइजेशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, और अक्सर अगर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन, और उसके बाद फिर अवेपोरेशन के क्या इफेक्ट्स हैं और फिर उसके फैक्टर्स क्या हैं जो कि एवापोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले तो ये देखिए कि एवापोरेशन क्या है। एवापोरेशन क्या है? चेंजिंग ऑफ द लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट हीटिंग इज कॉल्ड द एवापोरेशन। तो इसको हम बाकायदा वर्डिंग में लिखते हैं, एवापोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ द लिक्विड, evaporation is the changing of the liquid into gaseous state या into vapors और वेपर्स का मतलब क्या होगा बेटा? गैसियस स्टेट विदाउट हीटिंग इज विदाउट हीटिंग इट। और वेपोराइजेशन क्या होगी बेटा? वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा इज द चेंजिंग ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर्स। वेपर्स का मतलब क्या होगा? कौन सी स्टेट होगी? गैसियस स्टेट with heating it, with heating it। तो यहाँ पे हमने हीट नहीं प्रोवाइड करनी, लेकिन अब वेपराइजेशन में हीट प्रोवाइड की जाती है, तो फिर लिक्विड का वेपर्स में चेंज हो जाना प्रोसेस का कहलाएगा वेपराइजेशन। और यूजुअली ये जो वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा ना बेटा, ये किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उस पे जाके प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे एवरी टाइम जो है वो कॉन्टीन्यूस रहता है, डे टाइमिंग्स में भी एंड नाइट में भी एवापोरेशन का प्रोसेस रहता है। लेकिन जस्ट जो है रेट ऑफ एवापोरेशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा।
डे टाइमिंग में रेट ऑफ एवेपोरेशन थोड़ा ज़्यादा होगा और नाइट में रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होता है, थोड़ा कम होता है। लेकिन हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन वेपराइजेशन जो है वो लिक्विड का जो है वो गैसीय स्टेट या वेपर्स में चेंज होना, जब हम इसको क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, और ये यूजुअली जो है वो उस लिक्विड के बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर स्टार्ट होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। एक डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, दूसरी ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। एवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर्स विदाउट हीटिंग इट, एंड वेपराइजेशन क्या है, वेपराइजेशन इज द चेंजिंग ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर्स विद हीटिंग इट, यानी इसमें हीट प्रोवाइड करनी है एंड एवेपोरेशन में एक्सटर्नली हीट सोर्स से हीट प्रोवाइड नहीं करनी। तो ये था बेटा एवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन का डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि क्या एवेपोरेशन कूलिंग कॉज करती है और किस तरह करती है, इस चीज़ को देखते हैं। ये जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा बोला है और ये मैंने दोनों का डिफरेंस जो आप लोगों को बताया है, ये बेटा एक साइड इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है और यहाँ अक्सर पूछ लिया रहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। तो एवेपोरेशन जो है वो कॉज करता है कूलिंग, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कूलिंग इफेक्ट ऑफ द एवेपोरेशन। कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन क्या करता है बेटा, कूलिंग कॉज करता है। एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। और दूसरा क्या है कि ड्यूरिंग एवेपोरेशन प्रोसेस वेट क्लॉथ जो है ड्राई हो जाते हैं ड्यू टू एवेपोरेशन। ये तो इसके यूजेस में आ गया कि एवेपोरेशन कॉज करता है कूलिंग इफेक्ट भी, और वेट क्लॉथेस जो हैं वो कैसे ड्राई अप होते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द एवेपोरेशन। अब होता क्या है बेटा, अगर आपके पास है ये लिक्विड और आपको पता है लिक्विड में लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर, और आपको पता है ऑल दी मैटर जो हैं वो ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं। मैटर जो है वो मेडअप होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो हम एटम की बात करेंगे, जब हम लिक्विड एंड गैसेस की बात करते हैं तो हम लिक्विड मॉलिक्यूल एंड गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब ये अगर एक लिक्विड है, लिक्विड में ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये सारी जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल, इनकी अगर हम डिस्कशन करें तो आपको पता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में सेपरेशन थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं। अगर वो अपनी मीन पोजीशन के क्रॉस वाइब्रेट करते हैं बाय गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल्स जो है फास्टर काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं इट मीन्स कि उनका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। हमारे पास ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना बेटा, इन्होंने सराउंडिंग से हीट एनर्जी क्या कर ली, गेन कर ली। जब इन्होंने हीट एनर्जी गेन की तो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है बेटा, फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि ये इनकी बॉन्डिंग ब्रेक होती है और ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर्स बन के जो है वो सराउंडिंग में चले जाते हैं और इनकी जगह पे लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी नीचे से ऊपर आ जाएंगे, और फिर वो भी जो है सराउंडिंग से हीट एनर्जी गेन करेंगे और फिर वो भी क्या आ जाएंगे, वेपर्स बन के जो है वो एयर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहता है, डे टाइमिंग में भी है, नाइट में भी, हर टेम्परेचर पे एवापोरेशन का प्रोसेस हो जाता है। जस्ट ये है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़रा अगर हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इट मीन्स कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं।
और नीचे जो लोअर होंगे बाकी मॉलिक्यूल्स जो रह जाते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लोअर होती है। उसमें से भी अगर वो मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी वो मूव करते हुए सरफेस के ऊपर आते हैं, और जैसे वो सरफेस के ऊपर आएंगे तो वहाँ से वो एवापोरेट जो है वो ईजिली हो सकते हैं सराउंडिंग में। तो इस तरह से जो है ये मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एवेपोरेशन के रेट के ऊपर अफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एवेपोरेशन रेट। इसमें जो पहला फैक्टर है ना बेटा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखते हो कि गर्मियों में आप जो है कपड़े फैलाते हो तो फ़ौरन आफ्टर 10 to 20 मिनट सारे कपड़े जो है वो ड्राई अप हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में तो हम 2-2 दिन तक जो है वो फैलाए रखते हैं, फिर भी हमारे जो है वो क्लॉथ्स जो हैं वो ड्राई अप नहीं होते। वेट क्लॉथ्स अगर हम धूप में भी, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है सराउंडिंग का, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी टाइम ड्यूरेशन लगता है वेट क्लॉथ्स को ड्राई अप होने के लिए, लेकिन गर्मियों में तो फ़ौरन से 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो क्लॉथ्स जो है वो ड्राई अप हो जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न कि सराउंडिंग के टेम्परेचर का अफेक्ट जो है वो रेट ऑफ एवेपोरेशन के ऊपर होता है। अगर तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत हाई है, जैसे समर में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हम कहते हैं कि हमारे लाहौर का टेम्परेचर 42, 43, 45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है समर में, तो वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में रेट ऑफ एवेपोरेशन काफ़ी हाई हो जाता है। जब रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा इट मीन्स कि आपके वो जो वेट क्लॉथ्स हैं फ़ौरन से क्या हो जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं। लेकिन विंटर में क्या होता है, विंटर में टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है। टेम्परेचर कितना होता है, अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो टेम्परेचर विंटर में 6 डिग्री सेल्सियस, कभी 4 हो जाता है, और नाइट में काफ़ी कम होकर ड्रास्टिकली 2 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, और बहुत ज़्यादा ठंड हो तो ये 0 तक भी जा सकता है। अब क्या विंटर में और समर में रेट ऑफ एवेपोरेशन सेम होगा? नो। समर में रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा क्योंकि टेम्परेचर क्या है, हाई, और विंटर में रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कम है। तो क्या हम कह सकते हैं एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी हाई एंड एट लोअर टेम्परेचर द रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी लो। क्योंकि अभी मैंने बात की कि टेम्परेचर के ऊपर ही इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर टेम्परेचर डाउन है तो इसका मतलब है कि उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जल्दी एवेपोरेट नहीं होते। क्योंकि एवेपोरेशन प्रोसेस तब होगा ना अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग ब्रेक होगी और वो लिक्विड स्टेट से किस में चेंज होंगे, गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी हाई एज कम्पेयर टू दी लोअर टेम्परेचर। जस्ट मैं एक लाइन में इंपॉर्टेंट लाइन लिख रही हूँ बेटा, द रेट ऑफ एवेपोरेशन depends upon temperature at high temperature the rate of evaporation will be high. The rate of evaporation will be high as compared to lower temperature. रेट ऑफ एवेपोरेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होता है एज कम्पेयर टू दी लोअर टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर जो है बेटा वो है सरफेस एरिया।
रेट ऑफ एवेपोरेशन सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिन जो है, क्योंकि लिक्विड बेटा आप लोगों को पता है कि उनकी स्पेसिफिक शेप नहीं होती लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, तो हम कह सकते हैं कि हम लिक्विड को जिस किस्म के कंटेनर के अंदर रखते हैं उसी किस्म की शेप क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है। अब ये कंटेनर की शेप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा रेट ऑफ एवेपोरेशन भी। एक ऐसा कंटेनर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसमें जो लिक्विड हम फिलअप करेंगे उसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हमने कहा है कि हमने एक ऐसा पॉट ले लिया जिसका सरफेस एरिया बहुत कम है, तो उसमें जो लिक्विड फिलअप करेंगे उसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। चलिए मैं कहती हूँ कि आप लीजिए एक जो है प्लेट लीजिए और उस प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी हाई है और इसके अंदर आप लिक्विड फिलअप कीजिए। मैंने जो है तकरीबन 10 ml यानी 10 मिलीलीटर मैंने इसमें लिक्विड फिलअप कर दिया, वाटर फिलअप कर दिया और इस प्लेट के अंदर रखा है जिसका सरफेस एरिया, यानी ये पूरा जो है सरफेस एरिया इसका काफ़ी ज़्यादा है और 10 ml ही मैंने जो है वो लिक्विड लिया और एक जो है वो ग्लास के अंदर मैंने फिलअप कर दिया। अब देखिए इस ग्लास का सरफेस एरिया कम है, इस प्लेट का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया क्या है, कम है। तो किस में रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, एक ऐसी प्लेट जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ जितने मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये सराउंडिंग से हीट एनर्जी गेन करके अपनी एवरेज काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे और जैसे ही इनकी बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो ये लिक्विड जो है वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज होगा। वहाँ पे ये रेट ज़्यादा होना है एवेपोरेशन का जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें आप देखो सरफेस एरिया पे ये बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब कि 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वही हीट एनर्जी गेन करेंगे और फिर क्या हो जाएंगे, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। फिर नीचे से 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो इसका मतलब है कि इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा और जिन पॉट का सरफेस एरिया कम होगा वहाँ रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। रेट ऑफ एवेपोरेशन also depend upon surface area। दूसरी एग्जांपल देखिए, आपने अगर कुछ कपड़े वॉश किए हैं और अगर आप उसको फैला के एक जो है तार के ऊपर डालते हो फ़ौरन से ड्राई अप हो जाते हैं। अगर आप उसको नहीं फैलाते हो, ऐसे ही जो है रख दो, तो आप देखते हो कि आपकी वून क्लॉथ्स की जो ऊपर वाली सरफेस तो ड्राई अप हो जाएगी, जो इनर वाली सरफेसेस होंगी वो सारी वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कपड़ों को फैला देते हैं तो इसका मतलब नेट सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से उसमें जितने वाटर या लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवेपोरेट जल्दी हो जाते हैं। अगर आपने उसको नहीं फैलाया, ऐसे ही आपने रख दिया हुआ है, तो फिर उसको ड्राई अप होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी आपने उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ नहीं किया। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड अपॉन दी सरफेस एरिया। दी liquid can be filled in any container if the surface area of the container is larger then rate of evaporation will also larger. Then rate of evaporation will also larger. और अगर उसका सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। थर्ड जो पॉइंट है ना बेटा, जो कि रेट ऑफ एवेपोरेशन के ऊपर जो है वो अफेक्ट करता है, वो है विंड। विंड का मतलब क्या है, हवा। तेज़ हवा चलती है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। हवा कम होगी, हवा बंद है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन लो हो जाता है। आप सिंपल कपड़ों की एग्जांपल लो,
कपड़े आपने वॉश किए, आपने तार के ऊपर फैला दिए, अगर तो तेज़ हवा चल रही है तो वो तेज़ हवा में एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो इन कपड़ों के सरफेस में मौजूद वाटर या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जो है वो लेके चलती है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो इस हवा के साथ ही जो है वो स्वाइप अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो जो है विंड अपने साथ बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स को लेके जा सकती है। तो रेट ऑफ वेपरेशन के ऊपर जो अफेक्ट कर सकता है फैक्टर वो कौन सा है, विंड। तो तेज़ हवा में कपड़े जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं, हवा नहीं होगी तो कपड़े ड्राई अप नहीं होते। रीज़न क्या है कि रेट ऑफ वेपरेशन हाई हो जाएगा अगर हवा तेज़ होगी, और रेट ऑफ वेपरेशन कम होगा अगर हवा क्या होगी, कम होगी। आप इसको लिख सकते हो। फोर्थ वाला फैक्टर जो ना बेटा वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा, नेचर ऑफ लिक्विड क्या है बेटा, आपको पता है हर लिक्विड की नेचर डिफरेंट होती है। कुछ लिक्विड जो है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी वीक होती हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसी हैं जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। ऐसे लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं फौरन से एवापोरेट होते हैं, और ऐसे लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग होती हैं वहाँ रेट ऑफ वेपरेशन काफ़ी जो है वो लो हो जाता है, वो उनकी बॉन्डिंग ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगती है। जैसे आप अपने हाथ में कोई सिपरेट डालो, कोई अल्कोहल के ड्रॉपलेट्स अपने जो है हाथ पे डालो तो फ़ौरन से एवापोरेट होता है और आपके अपनी हाथ की हथेली पे एक कूलिंग इफेक्ट जो है आपको फील होता है। अब अगर आप एक हाथ पे सिपरेट या अल्कोहल डालो, दूसरे हाथ पे वाटर डालो, आपको खुद से ही फील होगा कि यहाँ पे जो है लिक्विड जो कि सिपरेट या अल्कोहल था वो फ़ौरन से एवेपोरेट हो गया, लेकिन वाटर कोई एवेपोरेशन में बहुत टाइम लगेगा। व्हाट इज़ द रीज़न कि सिपरेट एंड अल्कोहल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, लेकिन वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो सम लिक्विड जो हैं जो इनकी नेचर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, वहाँ पे रेट ऑफ वेपरेशन जो है वो जल्दी जो है उस लिक्विड को वेपर्स में चेंज करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन ऐसे लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं वहाँ पे एवेपोरेशन क्रिएट करना या एवेपोरेशन का प्रोसेस होना वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो आप लिख सकते हो बेटा विंड का फैक्टर भी अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, नेचर ऑफ लिक्विड का फैक्टर भी लिख सकते हो। रेट ऑफ वेपरेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। The liquid whose intermolecular forces are weak, they evaporate quickly as compared to those liquid whose intermolecular forces are strong. तो यहाँ पे इसको मैं इस पॉइंट को लिख रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में इतना प्रॉपर नहीं लिखा हुआ। तो रेट ऑफ evaporation also depend upon nature of liquid, the liquid whose intermolecular forces are weak with weak intermolecular forces evaporate quickly then those liquid with strong intermolecular forces. Rate of evaporation also depend upon the nature of the liquid. The liquid with weak intermolecular forces evaporate quickly than the liquid with strong intermolecular forces. For example, separate evaporate quickly than water. तो कौन कौन से फैक्टर्स हुए जो कि एवापोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड एंड नेचर ऑफ लिक्विड।
ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवेपोरेशन, वो डिफाइन एवेपोरेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एवेपोरेशन, रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड, एक्सप्लेन दैम। तो इसमें आपने एवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखनी होगी, कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन को एक्सप्लेन करना है, फिर इसके फैक्टर्स 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाएंगे। बहुत आसान है, एक दफ़ा पढ़ के देखेंगे तो आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। यही टॉपिक आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है एवेपोरेशन का। व्हाट इज़ द एवेपोरेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड। तो ये चीज़ें जो है आपने वहाँ भी पढ़ी हैं, आप उसको भी इसमें लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम प्रोसेस है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ एवेपोरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर, विंड के ऊपर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर ज़्यादा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक ऐसी सरफेस जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और वहाँ पे अगर हमने लिक्विड फिलअप किया तो वहाँ रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा एज़ कम्पेयर टू दैट पॉट जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। विंड के अंदर भी एनर्जी होती है और विंड भी बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अपने साथ स्वाइप अप कर सकती है, तो यहाँ पे विंड भी अफेक्ट करती है रेट ऑफ एवेपोरेशन। तेज़ हवा के अंदर जो एनर्जी होती है उसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन के ऊपर अफेक्ट करती है, रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा अगर विंड स्ट्रॉन्ग होगी। और फोर्थ फैक्टर कौन सा है, नेचर ऑफ द लिक्विड। रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। सम लिक्विड्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड सम लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, एंड द लिक्विड्स दैट हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज दैट evaporate more quickly than those liquids whose intermolecular forces are strong। तो इस तरह से आप इसको अपनी वर्डिंग में, कॉन्सेप्ट बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमने लिखना कैसे है और इसको कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इसको कैसे लेके चलना है। तो इन चीज़ों को आप सीख लीजिए। डेफिनेशन पहले लिखेंगे, फिर कूलिंग इफेक्ट लिखेंगे, उसकी 2 यूजेस जो है वो मैंने यहाँ लिखी है, एवेपोरेशन कॉज द कूलिंग एंड वेट क्लॉथेस ड्राई अप इन दी बाय द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर हेडिंग आपकी आ जाएगी फैक्टर्स की। फैक्टर्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो ये 4 मार्क्स के लिए आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लर्न कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे और आगे थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड के अंदर किस तरह से होगी, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।